बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, मेटाबॉलिक फेट ऑफ अमाइनो एसिड। उसमें हमने मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन देखी थी अमाइनो एसिड की, कि किस तरह से जो है वो अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है। और फिर हमने देखा था ट्रांस एमिनेशन, कि किस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम आयन में जाती है, और अमोनियम आयन फिर फाइनली फॉर्म जो है वो यूरिया के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ एलानिन एंड ग्लूटामीन इन ट्रांसपोर्टिंग अमाइनो एसिड नाइट्रोजन टू द लिवर। आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो एलानिन और ग्लूटामीन जो है वो नाइट्रोजन की ट्रांसपोर्ट करती हैं किसके अंदर, लिवर के अंदर। तो बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोटीन टर्नओवर एंड अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन अकर इन ऑल टिश्यूज। टर्नओवर का मतलब भी यही होता है कि कितने अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं, एसिमिलेट होते हैं। However, the urea cycle enzymes are active primarily in the liver. The intestine express low level of activity of these enzymes. तो वो कहता है कि जिस तरह अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन जो है वो चलती रहती है टिश्यूज़ के अंदर, उसी तरह से यूरिया की सिंथेसिस भी लिवर के अंदर होती रहती है। Thus, a mechanism needs to be in place to transport amino acid nitrogen to liver. तो इस वजह से हमें एक मैकेनिज़्म दरकार होगा, और मैकेनिज़्म जो है वो एक फंक्शनल फॉर्म में मौजूद होगा, जो कि अमाइनो एसिड नाइट्रोजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है लिवर के अंदर। एलानिन एंड ग्लूटामिन आर द मेजर कैरियर ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। एलानिन और ग्लूटामिन जो हैं वो मेजर कैरियर होते हैं नाइट्रोजन के ब्लड के अंदर। एलानिन इज़ प्राइमरीली एक्सपोर्टेड बाय मसल। एलानिन को मसल से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बिकॉज मसल इज़ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि मसल जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट कर चुके होते हैं किसका, ग्लूकोज का। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इसके स्टार्ट हो चुकी होती है। पायरोवेट इज़ अवेलेबल इन द मसल। तो जब एनानिन बाहर निकाल दी जाती है तो वहाँ पर फिर जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरोवेट बनता है, तो मसल के अंदर जो है वो पायरोवेट एग्जिस्ट करता है। द पायरोवेट इज ट्रांसएमिनेटेड बाय ग्लूटामेट टू फॉर्म एलानिन। जो पायरोवेट होता है उसी की ट्रांसएमिनेशन होती है ग्लूटामेट के ज़रिए से, और वो बना देता है क्या, एलानिन। और एलानिन फिर मसल से क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, या वो मूव करती है किसकी तरफ, लिवर की तरफ। द ग्लूटामेट इज फाउंड बाय ट्रांसएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज बीइंग डिग्रेडेड। तो जो ग्लूटामेट बना था उसे क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें बेसिक यहाँ सिर्फ एक ही स्टेप पता चला है कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरोवेट सिंथेसिस होती है। पायरोवेट सिंथेसिस, पायरोवेट जो है उसको ग्लूटामेट जो है वो एलानिन में कन्वर्ट कर देता है, और एलानिन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है लिवर की तरफ। अपॉन अराइविंग एट द लिवर, एलानिन इज ट्रांसएमिनेटेड टू पायरोवेट। एलानिन जो है वो ट्रांसएमिनेट करके कन्वर्ट कर दी जाती है पायरोवेट के अंदर, एंड द नाइट्रोजन इज यूज फॉर यूरिया सिंथेसिस। और नाइट्रोजन जो है वहाँ से निकाल ली जाती है, ठीक है, ट्रांसएमिनेशन चूंकि हो रही है तो वो यूरिया उसकी सिंथेसिस कर दी जाती है। पायरोवेट फॉर्म इज यूज फॉर ग्लूकोजेनेसिस एंड द ग्लूकोज एक्सपोर्टेड टू द मसल फॉर द यूज ऑफ एनर्जी। तो जो पायरोवेट होता है उसको ग्लूकोजेनेसिस में फिर हम शामिल कर देते हैं, या फिर ग्लूकोज के एक्सपोर्टेशन के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बेस पे जो है वो हम उसे क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। दिस साइकिल ऑफ मूविंग कार्बन एंड नाइट्रोजन बिटवीन द मसल एंड लिवर इज नोन एज ग्लूकोज एलानिन साइकिल। इस साइकिल को क्या कहते हैं, ग्लूकोज एलानिन साइकिल कहते हैं। ये आपके सामने है जी, ये हमारे पास है जी मसल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अमाइनो एसिड है
वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, अल्फा कीटो एसिड के अंदर। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड के में जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो अल्फा कीटो एसिड जो है वो ग्लूटामेट के साथ मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि ग्लूटामेट भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। ठीक है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट यानी कि ग्लूटामेट जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, ग्लूकोज जो है उसकी ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में क्या बना, पायरुवेट बना। पायरुवेट जो है ग्लूटामेट के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, एलानिन बना देगा। ठीक है, ये हम बेसिक स्टेप पढ़ के हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट सिंथेसिस होती है, उसको जो है वो ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एलानिन के अंदर, और खुद ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, और अमाइनो एसिड के साथ मिलता है और बनाता है क्या, अल्फा कीटो एसिड और साथ में ग्लूटामेट। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, ये जो एलानिन है ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है किसकी तरफ, लिवर की तरफ। अब लिवर में क्या होता है कि एलानिन जो है उसके दो पाथवे चलते हैं, एक कार्बन पाथवे चलता है जिसे ग्लूटामेट कहते हैं, और एक नाइट्रोजन पाथवे चलता है। नाइट्रोजन जो है वो क्या करती है, यूरिया की सिंथेसिस करती है, और यूरिया जो है वो एज एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। और जो कार्बन था, ग्लूटामेट जो था, ठीक है, या जो पायरुवेट जो था, जो यहाँ पर मौजूद था, उसको क्या कर दिया जाता है, ग्लूकोज के सिंथेसिस में शामिल कर दिया जाता है ड्यूरिंग द ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये देखें अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप आकर अटैच हुआ, NADPH जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NADP के अंदर, और क्या बनेगा, ग्लूटामेट बनेगा। ठीक है, ग्लूटामेट जो है उसके साथ फर्दर जो है वो अमाइनो ग्रुप अमोनियम आयन जो है वो साथ मिलेगा और क्या बना देगा, ग्लूटामीन बना देगा। ATP जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी और हमारे पास ADP और साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। अब ये जो ग्लूटामिन है ये फिर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है किसके अंदर, लिवर के अंदर। जब लिवर के अंदर ट्रांसफर की दी जाती है तो यहाँ पर फिर क्या होता है, ये देखें, ये ग्लूटामिन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर फिर ग्लूटामिन अमाइनेज एंजाइम आएगा, ग्लूटामाइनेज एंजाइम आएगा जो कि अमाइनो ग्रुप को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अमाइनो ग्रुप या अमोनियम आयन जो है ये क्या करेगा, यूरिया की सिंथेसिस करेगा, और उसी तरह से यूरिया जो है वो यूरिनरी ट्रैक के ज़रिए वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर बाकी बच जाता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है उसी तरह से ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, वो फिर यहाँ से अमाइनो ग्रुप यानी कि अमोनियम आयन जो है वो क्या करता है, रिलीज़ करवाता है, और वो अमोनियम आयन जो है वो यूरिया की सिंथेसिस में चला जाता है, और बाकी हमारे पास बचता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसका मतलब ये है कि अल्फा कीटो ग्लूटामेट जो है वो क्या करता है, मसल से अमोनियम आयन को पकड़ता है। ठीक है, ये देखें, ये दो मॉलिक्यूल जो है वो अमोनियम आयन का पकड़ेगा और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन लिवर के अंदर ट्रांसफ़र होगा। लिवर के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद अमोनियम आयन जो है वो क्या होंगे, रिलीज़ कर देगा, जो कि यूरिया की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है कि यूरिया की सिंथेसिस कैसे होती है, यूरिया साइकिल पे बात करेंगे कि द नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट इज़ in nitrogen balance, that is the amount of nitrogen ingested each day mainly in the form of dietary protein is equal to the amount of nitrogen excreted. नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में जो नाइट्रोजन बैलेंस है उसको कैसे बरकरार किया जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड जो है या प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन जो है वो क्या की जाती है, इनटेक की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको जो है वो क्या कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो जो एक्सक्रीट होने वाला नाइट्रोजन होता है उसकी सबसे मेन फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, यूरिया होती है। यानी कि वो जो यूरिन के अंदर जो नाइट्रोजन की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, यूरिया होती है। दिस इनऑक्वस कंपाउंड प्रोड्यूस मेनली इन द लिवर, ये जो यूरिया इनऑक्वस
इनोकुअस कंपाउंड बनता है मतलब कि जो खतरनाक, ये जो डेंजरस कंपाउंड जो है या टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो बनता है लिवर के अंदर, ठीक है, अगर उसको डिस्पोज ना किया जाए, ठीक है, या उसको जो है वो रिलीज़ ना किया जाए, या उसको जो है एक्सक्रीट आउट ना किया जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डिस्पोजल फॉर्म ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड कह सकते हैं आप इसको, होता है जो कि बेसिकली ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, एक्ट करता है। यानी अगर यूरिया बॉडी से रिलीज ना हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, डिस्पोजल फॉर्म ऑफ अमोनिया की शक्ल इख्तियार करता है, और अमोनिया जो है वो क्या करता है, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। नॉर्मली लिटिल अमोनिया यानी कि अमोनिया माइन इज प्रेजेंट इन ब्लड, तो बहुत कम मिकदार में इसी वजह से क्या की जाती है, अमोनियम या अमोनिया जो है वो ब्लड के अंदर रखी जाती है। उसकी कंसंट्रेशन की रेंज जो है वो 30 से लेकर 60 माइक्रोमीटर तक होती है, माइक्रोमोल होती के करीब होती है, ठीक है, माइक्रोमोल, तो इसकी ये कंसंट्रेशन है। यूरिया साइकिल वाज प्रपोज्ड इन 1932 बाय हांस क्रेब्स। हांस क्रेब ने और एक साथ और था, कर्ट हैंसिलेट, ठीक है, इन दोनों ने जो है वो यूरिया साइकिल को जो है वो स्टडी किया था 1932 के अंदर। लेकिन बाद में जो क्रैब था उसने इसी कॉन्सेप्ट को या मेटाबॉलिक कॉन्सेप्ट को जो है वो सामने रखा और इसको फर्दर प्रोसेस करवाया, ठीक है, तो बाद में इसका सिर्फ यही नाम रह गया, क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। Ammonia is rapidly removed from the blood and converted to urea by the liver। तो अब हम अमोनिया साइकिल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, CO2 और H2O मिलते हैं और साथ में क्या बनता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट अमोनियम आयन के साथ मिलते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, कार्बोनाइल फॉस्फेट बनाते हैं। होता क्या है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड तो ये दोनों बना देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ATP मालिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं किसके अंदर, ADP के अंदर, और फास्फेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है किसको, कार्बोनाइल कंपाउंड को, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोनाइल फास्फेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो मौजूद है हमारे पास ऑर्निथीन कंपाउंड, ठीक है, ये ऑर्निथीन जो है इसकी फास्फोरिलेशन होगी, ठीक है, तो ट्रांस अमाइलेज या ट्रांस कार्बा, हाँ, ट्रांस कार्बोमाइलेज जो है वो एंजाइम आता है, वो क्या करता है, इसकी फास्फोरिलेशन करवाता है। फास्फोरिलेशन ये देखें आपकी और ये बेसिकली होता क्या है कि ये फास्फेट जो है ये टूट जाता है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर, और यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। ये देखें यहाँ पर जो है इस तरह से ऑर्निथीन जो थी वो एज इट इज़ फॉर्म में मौजूद थी, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, सिट्रोलिन के अंदर। यानी कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी के नतीजे में या फास्फेट ग्रुप के नतीजे में क्या होता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसके ऊपर, सिट ऑर्निथीन के ऊपर, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिट्रोलिन के अंदर। अब ये जो सिट्रोलिन है ये क्या करती है, ये साइटोसोल में चली जाती है। ये सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये प्रोसेस जो होता है वो साइटोसोल के अंदर है। साइटोसोल के अंदर सिट्रोलिन जो है उसके ऊपर एस्पार्टेट एंजाइम जो है वो आकर एक्ट करता है, ठीक है, और एस्पार्टेट और प्लस आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है, सिंथेटेज एंजाइम आता है और साथ में एटीपी जो है वो लेकर आता है। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है, इन दोनों को जो है वो ज्वाइन करवा देता है, सिट्रोलिन और एस्पार्टेट को, जिसके नतीजे में क्या बनता है, आर्जिनिनोसक्सिनेट एंजाइम। आर्जिनिनोसक्सिनेट एंजाइम जो है वो क्या करता है, आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम के नतीजे में इसकी ब्रेकडाउन होती है और ये फ्यूमरेट बना देता है, और साथ में हमारे पास आर्जिनिन बनती है। इसका मतलब ये जो है कि एस्पार्टेट सिट्रोलिन के साथ इसलिए अटैच हुआ था
कि ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर। जब ये फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो आर्जिनिनोसक्सिनेट एंजाइम लाइएज एंजाइम आता है, इसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं, ये फ्यूमारेट बन जाता है और साथ में हमारे पास क्या बच जाती है, आर्जिनिन बच जाती है। आर्जिनिन जो है वो फर्दर आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होगी और ये क्या करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा और हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगी, ऑर्निथीन बन जाएगी। ये जो नाइट्रोजन है, रिलीज होने वाली नाइट्रोजन है, ये क्या करेगी, ये यूरिया हमारे पास, उस यूरिया की सिंथेसिस हो चुकी है और यूरिया जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, यूरिन की फॉर्म से, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकाल दिया जाएगा और फिर बाकी फिर उसी तरह क्या बच जाएगा, ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जो है फिर सिट्रोलिन में होगी, सिट्रोलिन एस्पार्टेट को पकड़ेगा, फ्यूमारेट बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा, आर्जिनिन से आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में यूरिया की सिंथेसिस होगी। तो इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। Synthesis of carbamoyl phosphate. In the first step of the urea cycle, ammonium bicarbonate and ATP react to form carbamoyl phosphate. The cleavage, ये पहला स्टेप जो है ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो हम इसको जो है वो उसके बेसिक स्टेप जो है वो हर स्टेप के जो है वो स्टडी करते हैं। The cleavage of two molecules of ATP is required to form a high energy phosphate bond of carbamoyl phosphate. CPSI द एंजाइम दैट कैटालाइज दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल। अगर हम देखें तो ये होता है कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम 1, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम 1। तो ये जो है ये क्या करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है यूरिया साइकिल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। द रोमन न्यूमेरल सजेस्ट दैट another carbamyl phosphate synthetase exists, and indeed carbamyl phosphate synthesis tool located in the cytosol produces carbamyl phosphate for pyrimidine biosynthesis using nitrogen from glutamine। तो यहाँ से क्या होता है कि वो कहता है कि हमारे पास एक और कार्बामाइल फास्फेट होता है जिसे 2 का नाम दिया जाता है, और वो क्या कहता है, पायरिमिडीन से क्या करता है, उसकी पायरिमिडीन की बायोसिंथेसिस करवाता है, जो कि हमारे पास ग्लूटामीन के नतीजे में जो नाइट्रोजन आती है उसकी क्या करवाता है, पायरिमिडीन से, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। Production of arginine by the urea cycle. Carbamyl phosphate reacts with the ornithine to form citrulline. The high energy phosphate bond of carbamyl phosphate provides the energy required for this reaction, which occurs in the mitochondria, and it is catalyzed by the ornithine transcarbamylase enzyme. The product citrulline is transported across the mitochondrial membrane in the exchange for the cytoplasmic ornithine and enters the cytosol. The carrier for this transport reaction catalyzes the इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंज ऑफ द टू कंपाउंड्स। वही दूसरा स्टेप है। फिर तीसरा स्टेप आ जाएगा क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन टू प्रोड्यूस यूरिया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्जिनिन की क्या होती है, क्लीवेज होती है, क्लीवेज होने के बाद वो किस तरह से यूरिया की सिंथेसिस करवाती है। तो ये जो है वो आप बेसिक स्टेप जो है वो देख चुके हैं। Regulation of the urea cycle. The human liver has a vast capacity to convert amino acid nitrogen to urea, thereby preventing toxic effects from ammonia. बेसिकली जो अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन से नाइट्रोजन हासिल होती है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया हासिल होती है। चूँकि अमोनिया जो है वो एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है, इसी वजह से फिर उसको जो है वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड यानी कि यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए। और यूरिया जो है वो क्या कर दिया जाता है, एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बॉडी से निकाल दिया जाता है। In general, the urea cycle is regulated by the substrate availability. The higher the rate of ammonia production, the higher is the rate of urea formation. तो वो कहता है कि सबस्टेट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सबस्टेट होगा उतनी ज़्यादा यूरिया की फॉर्मेशन होगी। रेगुलेशन बाय सबस्टेट अवेलेबिलिटी इज जनरल characteristics of disposal pathways such as the urea cycle which remove the toxic compound from the body.
तो रेगुलेशन ऑफ सबस्टेट जो है उसको अगर रेगुलेट किया जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की टॉक्सिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन इन कंट्रोल, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त की रेगुलेशन की बात कर रहा है जब हम खुराक या फूड जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं। इन कंट्रास्ट टू द फीडबैक रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाथवे दैट प्रोड्यूस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट्स, ये उसके बरअक्स है जिसमें फीडबैक रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पाथवे चलता है। टू अदर टाइप्स ऑफ रेगुलेशन कंट्रोल द यूरिया साइकिल, दो अदर जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि उसको कन्वर्ट रेगुलेट करवाते हैं यूरिया साइकिल को। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन ऑफ कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम 1, इसे CPS1 कहते हैं, बाय एन एसिटाइल ग्लूटामेट एंड इंडक्शन एंड रिप्रेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ यूरिया साइकिल एंजाइम। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप उन्होंने बताया गया कि भाई ये जो कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 है, इसको एक्टिवेट किया जाता है किसके ज़रिए से, एन एसिटाइल ग्लूटामेट के नतीजे में। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ये बनता कहाँ पर है और ये क्या करता है कि एक्टिवेट करता है CPS1 को। इट हैज़ नो अदर नॉन फंक्शन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर NAG यानी कि नैग का कोई और फंक्शन नहीं होता। द सिंथेसिस ऑफ नैग फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लूटामेट इज स्टिमुलेटेड बाय आर्जिनिन। तो आर्जिनिन के जो है वो उसको स्टिमुलेट करती है कि एसिटाइल कोएंजाइम और ग्लूटामेट आपस में मिलें और क्या बना दें, नैग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट। बेसिकली ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए और ग्लूटामेट आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, यानी कि दोनों के ज्वाइनिंग फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, नैग कहलाती है। Thus, as arginine level increases within the liver, two important reactions are stimulated. The first is the synthesis of NAG. आर्जिनिन की जो सिंथेसिस है या आर्जिनिन की कंसंट्रेशन जो है जब बढ़ती है तो पहला जो स्टेप होता है कि नैग जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ आर्जिनिन, ठीक है, इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ नैग प्रोडक्शन विच इंक्रीजेज द रेट एट विच द कार्बोमाइल फास्फेट इज प्रोड्यूस। इसके नतीजे में नैग की प्रोडक्शन के नतीजे में क्या होता है, कार्बोमाइल फास्फेट जो की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। द सेकेंड इज टू प्रोड्यूस मोर ऑर्निथीन via the arginase reaction such as that the cycle can operate more rapidly। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ऑर्निथीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दी जाती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अमाइनो ग्रुप को पकड़ती है, ठीक है, और साइटोसोल के अंदर जो है वो आकर क्या करवा दी जाती है, उसको रिलीज करवा देती है और फाइनल यूरिया की सिंथेसिस करवाती है। तो दो बेसिक स्टेप होते हैं, सिंथेसिस ऑफ नैग बढ़ती है और सिंथेसिस ऑफ ऑर्निथीन बढ़ती है। तो ये देखिए ये हमारे पास है जी ग्लूटामेट प्लस है जी एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट की फास्फोरिलेशन होती है, ATP मालिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ADP के अंदर, ठीक है, और हमारे पास फाइनल क्या बनता है, कार्बोमाइल फास्फेट एंजाइम, ठीक है। The induction of urea cycle enzyme occur in response to conditions that required increase the protein metabolism, such as a high protein diet or prolonged fasting। तो यूरिया साइकिल की इंडक्शन जो है वो किसके नतीजे में होती है, एक तो ये होती है कि जब हम खुराक ले रहे होते हैं तब जो है वो यूरिया साइकिल की इंडक्शन होती है, और दूसरा क्या होता है जब हम फास्टिंग कंडीशन में। अच्छा, फास्टिंग कंडीशन में क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो बेसिकली जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोटीन की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिसके नतीजे में क्या होती है, अमोनिया जो है या नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। इन बोथ दीज फिजियोलॉजिकल स्टेट्स as amino acid carbon is converted to glucose, amino acid nitrogen is converted to urea। The induction of the synthesis of urea cycle enzyme under these conditions occur even though uninduced enzyme level are far in excess of the capacity required। ठीक है, इंडक्शन जो है यूरिया साइकिल की सिंथेसिस की, ठीक है, वो क्या होती है, अनइंड्यूस होती है, जबकि
एंजाइम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली फ़र्क पड़ता है किससे, फास्टिंग कंडीशन से और फीडिंग कंडीशन से। द एबिलिटी ऑफ हाई प्रोटीन डाइट टू इंक्रीज द यूरिया साइकिल एंजाइम लेवल इज़ अनदर टाइप ऑफ फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें प्रोटीन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करती है कि यूरिया साइकिल की प्रोडक्शन को क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है। और ये थर्ड टाइप है फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल की। Function of the urea cycle during fasting. During fasting, the liver maintain blood glucose level. Amino acid from muscle protein are a major carbon source for the production of glucose by the pathway of glucogenesis. ठीक है, तो ग्लूकोजेनेसिस के नतीजे में क्या होता है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। नाइट्रोजन कार्बन कहाँ से आती है, अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन से। एज अमाइनो एसिड कार्बन आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, द नाइट्रोजन्स are converted to urea. Thus the urinary excretion of urea is high during fasting. तो इसी वजह से जो फास्टिंग कंडीशन में है, यूरिया की डिग्रेडेशन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है, अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन हो रही है, और अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन से क्या होता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, और नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। लेस मसल प्रोटीन इज क्लीव्ड टू प्रोवाइड अमाइनो एसिड। अब जो लेस मसल प्रोटीन होती हैं वो क्या करते हैं, क्लीव कर जाती हैं अमाइनो एसिड देने के लिए फॉर ग्लूकोजेनेसिस एंड डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। अगर उसको रोक दिया जाएगा तो यूरिया की सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने एक छोटा सा ग्राफ दिखाया गया है कि जब हम ग्लूकोज को इनटेक करवाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन जो है वो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 है, 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 3 के करीब है जब हमने खुराक ली है, फेड किया है, रोटी खाई है। उसके बाद जब हमने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम कर दी है, पहले हमने क्या किया है 700 ग्राम पर डे लिया, अब हमने क्या किया 150 ग्राम पर डे लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूरिया की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो बेसिकली ये जो ब्राउन कलर है, ब्राउन शेड है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन यूरिया को रिप्रेजेंट करता है, और जो अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो इस ग्रीन टाइप कलर के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज कम लेते हैं तो प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, और उसके नतीजे में क्या होती है, यूरिया या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट की सिंथेसिस बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम फास्टिंग कंडीशन में देखते हैं तो 12 घंटों के बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वजह क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, जिससे नाइट्रोजन और कार्बन बनते हैं। कार्बन ग्लूकोज की सिंथेसिस में चला जाता है, और नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती है यूरिया के अंदर और नाइट्रोजनस अदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि 3 डेज़ के बाद जब हमने देखा तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है, और जब हमने 5 to 6 वीक्स के बाद देखा तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और कम हो गई है। अब यहाँ पर एक बात जो है वो चीज़ ध्यान में रखें कि अब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम क्यों होती जा रही है, वो इस वजह से है कि बॉडी में प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फैक्टर मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि 5 to 6 वीक में जो अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं या अदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि यूरिया की सिंथेसिस कम होगी, बाकी जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तो था हमारा मेटाबॉलिक फेट ऑफ अमाइनो एसिड। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सेशन के दौरान जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।